आपकी उम्र में हर एक बच्चे को शुड बी अवेयर हैपनिंग अराउंड यू, पहली चीज। हैपनिंग इन द कंट्री, दूसरी चीज हैपनिंग एट इंटरनेशनल अरीना। ठीक है, अभी कल ही एक प्राइम मिनिस्टर को शूट किया गया किसी कंट्री में, क्या नाम था उनका, नाम बताओ ना। जुम्बुंग, वो शिंजो एबे, शिंजो एबे। और जो तुम जुम्बुंग बोल रहे हो ना, एक बार क्या हुआ सुनो। दूरदर्शन पर एक न्यूज रीडर थी लेडी, और जब याद है ना मतलब चाइनीज प्रेसिडेंट जो थे वो इंडिया में आए थे, मोदी जी के साथ गए थे, तो मैं बता रहा हूँ ना, उस बंदी ने पता क्या पढ़ लिया, 11 पिंग, जी पिंग पढ़ते ना, उसने पढ़ लिया 11 पिंग, नौकरी से गई बंदी। कितना बड़ा ये कर रहा है ना, चुंग उंग जो ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर तू ऑफिशियल पोस्ट पे है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन चुनमुन बोल जाए, तुम गए बेटा बाहर, और देश की अलग से हालत खराब होती है। लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। चलिए, तुम आज परेशान हो बेटा, कुछ उदास हो आज? लड़के आए वाइफ से? अच्छा, डोंट पोक योर डर्टी नोज इन अदर्स मैटर। चलो कोई बात नहीं, आइए आइए, कोई बात नहीं, मजाक कर रहे थे। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, हम लोग कहां चले गए थे? लॉस परचेज, सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू, गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, ट्रेड पेबल हो गया। वाउचर पे आ जाते हैं, वाउचर पे। लेट्स गो टू द वाउचर। ठीक है, एक क्लर्क जो होता है ना, जब वो ऑफिस में अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो सपोज मैंने कोई सामान खरीदा ऑफिस के लिए, मान लो मैंने फर्नीचर खरीद लिया, होम टाउन से खरीद लिया, तो होम टाउन वाला क्या देगा मुझे? एक रिसिप्ट देगा। ठीक है, वो रिसिप्ट लेके मैं जाऊंगा, और किसको, मैंने ऑफिस से पैसा लिया था सपोज 50,000 रुपया, 49,000 का फर्नीचर आया, मैंने वो रसीद और 1,000 रुपया अपने अकाउंटेंट को वापस कर दिया, हो गया काम आसान। भाई, इज देयर एनी हिडन फैक्ट इन दिस? आई हैव मेंटेन फुल ट्रांसपेरेंसी। ये भी बात क्लियर है जी? नाइस। अब क्या होता है कि अकाउंटेंट क्या करता है, उस कागज को अपनी फाइल में डंप कर देगा और उसको रिकॉर्ड कर देगा, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग प्रोसेस। वो अकाउंटिंग की करेक्ट प्रोसेस नहीं कहलाएगी। क्यों? अकाउंटेंट को पहले क्या बनाना पड़ेगा? वाउचर बनाना पड़ेगा। अब वाउचर एक चैप्टर है, पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपका, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट करके, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, वाउचर उसके अंदर जाता है। कुछ वाउचर कैश वाउचर होते हैं, ट्रांसफर वाउचर होते हैं, डेबिट वाउचर होते हैं, क्रेडिट वाउचर्स होते हैं, वो पढ़ाएंगे अब आपको जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा लेंगे तब। बिफोर आई स्टार्ट जर्नल एंट्रीज, मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन इन दिस चैप्टर, दिस अकाउंटिंग, मैं ये सब चीजें आपको पहले पढ़ा दूंगा, उस समय मैं बताऊंगा आपको, काफी सारी चीजें बताऊंगा। तो वाउचर बेसिकली क्या होता है? और डॉक्यूमेंट विच बेसिकली proves, justifies happening of any event or transaction which is relating to money। कोई भी देखो, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसको कहते हैं हम क्या? वाउचर कहते हैं। अच्छा सोचो यार, कि अगर आप यहां से करोल बाग जाते हैं थ्री व्हीलर में, ऑटो में, कितना लेगा ऑटो वाला? 500, 700, 1,000 रुपए लेगा। ठीक है, सपोज यू आर गोइंग टू योर स्कूल फ्रॉम दिस प्लेस, तो द फेलो विल चार्ज। कैब वाला तो क्या होता है, आपकी मेल पे बिल आ जाएगा, लेकिन ऑटो वाला थोड़ी देगा आपका, नहीं देगा। तो कैसे कैसे हम उसको अकाउंटिंग में लेके चलें? क्या हम ऑटो वाले की मुंडी पकड़ के ले आएंगे अकाउंटेंट के सामने, इसकी ऑटो में गए थे हम? नहीं करेंगे। कैसे? वाउचर कैसे बनेगा? वाउचर तो पता ऑफिस की फॉर्मेट में, तो वाउचर तो पड़ा रहेगा कहां पर? किसकी? ऑटो वाले की। फिर नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं उसको। इसका तरीका होता है, कैसे एक ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट को आप एक वैलिड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसे सादे कागज प्लेन पेपर पे लिखवा लेते हैं। क्या आप लिखेंगे? फ्रॉम, अपने अंग्रेजी में लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए, करोल बाग टू सीपी गए, कितना लगा? 800 रुपया। फिर लिखेंगे आप सीपी टू करोल बाग, या मान लो सीपी टू सेक्टर 44 नोएडा, सेक्टर 44 नोएडा, फिर 800 रुपये, टोटल कितना लग गया? 1,600 रुपये। ठीक है जी। अब वो ऑटो वाला अगर मान लो पढ़ा लिखा है तो ठीक है, वो लिख देगा, वो यहाँ लिख देगा प्राप्त किया, और यहाँ अपना साइन कर देगा। ठीक है, और आप डेट डाल देंगे उसको। आपने वो कागज ले लिया, अब आपने क्या करा, उस कागज पे अपना साइन करा, एस के अपना साइन कर दिया, ठीक, वो भी इस पे साइन हो गया।
फिर आप अपने अकाउंटेंट के पास गए, क्लर्क के पास, क्लर्क ने भी उस पर साइन कर दिया। तो आप देख रहे हैं एक डॉक्यूमेंट में कितने लोगों के साइन है, 3। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। ये तो चला गया ऑटो वाला, ठीक है, पर जहां 2 ऑफिशियल के साइन हो जाते हैं वो डॉक्यूमेंट फिर क्या बन जाता है? वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। फिर नहीं, वाउचर नहीं, फिर इस डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे? वाउचर के साथ अटैच कर देंगे। फिर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मना नहीं करता उसको कि गलत नहीं है, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया, अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। तो ऐसा नहीं करते। अब कई लोगों को पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, 1600 रुपए खर्च करके आ गए, हम तो ऑटो वाले से लेके आ गए। फिर जैसे आप बोल रहे हो फोटो खींच लूं क्या ऑटो वाले की, ये पहिए की फोटो खींचू उसकी, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? वाउचर कैसे दिखता है? वाउचर मैं आपको यहाँ दिखाता, लेकिन अभी कैसे दिखाऊं? हाँ हाँ, एक गड़बड़ क्या हो सकती है बताइए? हाँ, तो बेटा गूगल मैप भी तो होता है जो डिस्टेंस दिखाता है? और फिर क्या करते हैं, सुनो मैं बताता हूँ। हम जब सीबीएसई का प्रैक्टिकल लेने के लिए बुलंदशहर जाते हैं, मथुरा जाते हैं, इस तरह प्रैक्टिकल लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी में गए, और मान लो मैंने एक दिन में करीब करीब 150 किलोमीटर जाना और 300 किलोमीटर ट्रेवल किया, और मैंने मैंने लिख दिया यहाँ पर 300 किलोमीटर ट्रेवल किया, और सीबीएसई 1 किलोमीटर के 10 रुपए देता, तो 3000 रुपए मुझे मिलना चाहिए, है ना? ये सीबीएसई का स्टैंडर्ड रेट है कि हम इतना देंगे। आप 5000 लिख लो इस पे। आपके ऑफिस में रेट लिस्ट बन रखी है, क्योंकि आपके ऑफिस में फ्रीक्वेंटली लोग बाहर जाते होंगे ना, तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड। आपने बोला कोई ऑटो से जाएगा तो उसे हम 5 रुपए किलोमीटर देंगे, टैक्सी से जाएगा उसे 10 रुपए किलोमीटर देंगे, अब तो बना ले 4000 का बिल, क्या फर्क पड़ना है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यही होता है। और अब तो पहले पता क्या होता था, जैसे मैं लाइक आई एम द मेंबर ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक राइटिंग रिव्यू कमेटी। तो पहले मैं अपने घर से, मैं आई यूज्ड टू लिव इन शादरा, शादरा से मैं एनसीईआरटी ऑफिस हौश खास जाता था, ठीक है। मेरा सैलरी का एंटाइटलमेंट है जो मुझे कार का पैसा मिलता था आने जाने का। अब एनसीईआरटी पता क्या करती है? कार के पैसे नहीं देती, मेट्रो के पैसे देती है। फ्रॉम योर प्लेस टू दैट प्लेस, मेट्रो के पैसे देंगे आपको, कार के पैसे थोड़े देंगे। हाँ हाँ, लो लीजिए मेट्रो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, 2000 शादरा से 30,000 पहली मेट्रो 2001 में चली थी, तब तक तो नेटवर्क ही नहीं था। ऐसा करके होता है। बट पीपल फ्रॉम आउटसाइड, जैसे एनसीईआरटी के कुछ रिसोर्स पर्सन असम से आते थे, तो एनसीईआरटी उनको एयरफेयर देती थी, क्योंकि दे आर द प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एंड दे आर एंटाइटल्ड फॉर एयरफेयर। ऐसा भी होता था। तो बेटा ये आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रूल बनाएंगे ताकि कोई आपको चीट ना कर सके, फ्रॉड ना कर सके। और उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है क्या? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आप बोलो आप एलन मस्क के साथ कहाँ आउटर स्पेस पे चले जाइए, लेकिन बिल लेके आना, वाउचर लेके, बिल लेके आना, और वाउचर हमारा अकाउंटेंट बनाएगा। क्या चीज? जेफ बेजोस भी और एलन मस्क भी दोनों लेके गए थे ना बाहर, लेके गए थे अपने अलग अलग ट्रिप पे। तो आप गए उनके साथ, दो, एक में तो श्रीषा करके एक लड़की थी, वो भी गई थी हिंदुस्तान की। गए वो आउटर स्पेस पे गए, 100 किलोमीटर के बियॉन्ड आउटर स्पेस, स्पेस कहते हैं उसको, खुल जाता है। तो भैया अगर आपसे पैसा वैसा लिया है तो आप एलोन मस्क के साथ या जेफ बेजोस के साथ जाएं, रसीद लेके आना, बस खत्म। एनीवे, वाउचर। चलो जरा चलते हैं डिस्काउंट पर, ठीक है। और डिस्काउंट के साथ साथ हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो अभी जितनी भी चीजें आपके साथ 26 27 दे रखी है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट। अब डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट। आपने सामान बेचा, सामान के प्रिंट प्राइस पर, प्रिंट प्राइस आपने देखो ना 3000 रुपीज लिखा रहता है, फिर कुछ लोग स्लैश करके 2000 करते हैं, या लिखते हैं 20% फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है, कुछ ऐसा भी करते हैं। अच्छा एक और चीज है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं 50% प्लस 50%, ऐसा करते हैं। 50% प्लस, देखा ना तुम लोगों ने? नहीं देखा? मैं बताता हूँ ना, देखते हैं लोग। अब क्या नाम है तुम्हारा? अस्मित ने क्या करा, 50% पर से 50% देखा, कहां पर? जीआईपी में देख लिया उसने, और जीआई के बेसमेंट में, ये मतलब डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में बेसमेंट में देखा उसने एक बहुत बड़ा, वो है ना एक मतलब ग्रोसरी स्टोर की चेन, कौन सी है? अभी बिग्स बाजार तो बंद हो गया, बंद हो गया, कौन? रिलायंस स्मार्ट है। रिलायंस स्मार्ट ने क्या कर रखा है, 50 प्लस 50% का ऑफर लगा दिया। अस्मित पहुंच गया नोएडा के सारे ट्रक लेके, अरे भाई लोड करो लोड करो लोड करो लोड करो, 50%, 50 प्लस 50% का है, लोड करो, ठीक है। किसी को लगा भाई दुबई का कोई शेख आ गया है इतना सामान खरीदारी करने के लिए, 50 प्लस 50% पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, करीब करीब 5 करोड़ का सामान था, और खटाखट खटाखट बिल भरे जा रहे हैं, बिल भरे, स्टोर सोल्ड आउट के बोर्ड लग गए सारे। भाई साहब बैठे हैं अपना, बैठे कुर्सी में,
अबे कब बनेगा बिल, मेरे ट्रक वाले इंतजार कर रहे हैं। ट्रक में सामान लोड हो गया, अब स्टोर मैनेजर कहता है सर वुड यू लाइक टू पे इन कैश और बाय ट्रांसफर। असमी सेड व्हाट द हेल, व्हाट नॉनसेंस, व्हाई शुड आई पे, 50 + 50 का क्या मतलब, मूर्ख हो। 100%। बता भाई कौन ठीक है, ये ठीक है मैनेजर ठीक है। अबे कोई कंडीशन नहीं है, बता भाई कैसे कैसे, ना 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 50 + 50। हाँ हाँ, तो ट्रक लेके क्यों गया था। समझिए। देखिए इसका मतलब यही हो रहा है जो ये बोल रहा है। देखो 1000 रुपए की चीज थी, उसका 50% कितना हो गया भाई, 500 रुपया हो गया। तो 1000 माइनस 500 विच इज 500, पहला 50% हो गया। फिर माइनस 50% ऑफ 500 कितना, 250 रुपया। तो टोटल वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी, 250। अब अस्मित कहता है भाई ट्रक खाली करो, हम नहीं ले रहे। क्या पिटाई होगी इसकी उस समय पे, समझ रहे हो। सो तो बेवकूफी तो बनाते हैं। आपको मालूम नहीं, इतना कोई स्टार नहीं है इसमें, इसमें कोई, देयर इज नथिंग हिडन इन दिस। ये तो कॉमन सेंस है। अरे फ्री में कौन देगा, दामाद थे तुम उनके क्या, नहीं देगा ना। हाँ, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। और वो बहुत, हाँ है, हाँ तुम भुगत चुके हो ना। हाँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड डिस्काउंट किसे कह रहे हैं हम लोग। डिस्काउंट को थोड़ा और ढंग से पढ़ लें। कैरवी, कनिष्का, नेहा, आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला डिस्काउंट के बारे में, यहाँ लिखा है इट इज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। हाँ जी, एनी डाउट टू एनीबडी। No, sir. चलिए, so it is a reduction of price of goods or from the amount to be paid to a customer. डिस्काउंट में भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना बेटा, वो होता है बल्क पर। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स व्हेन बाय अ गुड्स ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। वो कहते हैं कि तुम 1 लाख रुपए का सामान ले जाओ, 10 लाख का सामान ले जाओ, ऐसा करके होता है। अच्छा कई बार मैं देखता हूँ, पता क्या, कुछ दुकानदार जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है ना, जैसे चाय पत्ती, साबुन, तेल, उसमें लिखा रहता है 100 किलो खरीदने पर एक आकर्षक कैलेंडर मुफ्त। क्या मजाक चल रहा होता है। लेकिन भाई जो खरीदते हैं वो तो 20,000 50,000 किलो खरीदते हैं ना, तो उनको तो 50,000 का, उनको कितने, उनको तो 5,000 कैलेंडर, पता है कितना कैलेंडर मिलेगा उनको। तो उसको नहीं, वो थोड़ा प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं, वो अलग चीज है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होते हैं एंड सेल्स आर रिकॉर्डेड मतलब नेट वैल्यू। जैसे मान लो 1 लाख का सामान था और बल्क में खरीदने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिटेल खरीदेंगे आपको नहीं मिलेगा उतना डिस्काउंट। तो आपकी जो एक्चुअल प्राइस होती है वो सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट करके आप लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज समझिए, कई बार क्या होता है कि कुछ सामान जो बिकता है, अभी मैं बताऊं आपको, जब मैं जर्नल एंट्री कराऊंगा ना, तब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट को बहुत डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा। जाग जा बेटा, जाग जा पड़ोसन, सपने सुहाने लड़कपन के। सुनो, तो क्या होता है, अगर आपने किसी से सामान खरीद लिया 10,000 रुपए का, उसने कहा भाई 10% डिस्काउंट तो मैं दे रहा हूं आपको, तो आपको 9,000 का मिलेगा वो। लेकिन वो बोलता है आपसे कि भैया अगर तू अभी पैसा दे देगा सारा, तो 5% डिस्काउंट में तुझे और दूंगा। सो दिस इज नोन एज व्हाट, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट इज बेसिकली गिवन मे बी along with trade discount, without trade discount, on prompt payment of cash, उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं पता चला, पहले पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया उसने 10%। कहता है अगर तुम मेरे से 1000 क्वांटिटी ले जाएगी मैं तुझे 10% दूंगा, ठीक है। आपने ले लिया, आपने मान लो 10,000 का सामान खरीदा, 10% कितना, 1,000 कम हो गया, 9,000 रुपये आपको देना पड़ा। अब वो कहता है आपसे बंदा कि अगर तू अभी पैसा देके जा रही है तो मैं तुझे 5% और डिस्काउंट दूंगी। कितना हो गया, अरे बेटा फिर 900 रुपए का 5%, 450 रुपया, 450 का डिस्काउंट आपको मिल गया, 8,550 में आपको मिलेगा। आप समझे, इसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो कैश डिस्काउंट कम मिला आपको। अच्छा आपने कहा भाई अभी पैसे नहीं है यार, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। भाई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, 9,000 आपके नाम पे चढ़ गया, जाओ घर, बाद में पैसा वसूल लेंगे आपसे। इट विल हैपन इन दैट वे, गॉट। है जी, हाँ कोई शर्त वही है, कैश डिस्काउंट में शर्त है कैश पेमेंट, कोई और शर्त नहीं है। अच्छा कैश पेमेंट में ऑनलाइन ट्रांसफर भी इंक्लूड होता है, अकाउंटिंग के अंदर कैश पेमेंट में बैंक से पेमेंट भी इंक्लूड होती है।
देखो कई बार क्या होता है ना कि हम किसी को चेक दे देते हैं और चेक 3 दिन में क्लियर होता है। पता चला मेरा भी स्टेट बैंक में अकाउंट है, इसका भी स्टेट बैंक अकाउंट में, तो एक ही दिन में ट्रांसफर हो जाता है। वो पुराने जमाने में होता था कि जब क्या होता था पुराने जमाने में, जब चीजें आपकी 10 दिन 12 दिन क्लियरिंग में लगते थे। अब तो आउट स्टेशन 3 दिन में क्लियर हो जाते हैं, और जो नोएडा के चेक है वो एक ही दिन में क्लियर हो जाते हैं। तो चेक की पेमेंट को भी हम कैश पेमेंट ही माना करते हैं, अगर सामने वाला आप पे भरोसा करे तो। कई कई सामने वाले कहते हैं चेक तो नहीं लेंगे, या वो चेक लेते हैं, जब चेक क्लियर हो जाता है तब आपको गुड्स की डिलीवरी करते हैं। देयर इज नो नथिंग बैड अबाउट इट। दिक्कत है कुछ क्या? आपको तो पेमेंट से मतलब है ना। अच्छा आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको देख लेते हैं हम लोग। अब रिबेट क्या चीज होगी भाई? रिबेट ना ना ना, टैक्स वाला रिबेट नहीं है। सुनो, आपने किसी को सामान बेचा 10,000 रुपए का, समझना 1,000 रुपए का दिया आपने ट्रेड डिस्काउंट, एवरीबडी इज ओके। फिर आपने उसे बोला, आप उसके बाद 9,000 रुपया हो गया। अब 15 दिन आपने बोला तू पैसा कब देगा? वो 30 दिन 30 डेज के बाद कहता है सर मैं 1 महीने बाद पैसा दूंगा। लेकिन अचानक एक दिन घूमते घामते वो आपके ऑफिस में आता है 10 दिन बाद, कहता है भाई साहब पेमेंट दे दूं आपको, आज मेरे पास पैसा है। तो आपने कहा हाँ भाई दे, ठीक है। कह रहा भाई साहब कुछ कुछ रिलैक्स करोगे, मैं आपको 20 दिन पहले पेमेंट कर रहा हूँ। तो आपने कहा चल यार तू 100 रुपए कम दे दे। दिस इज रिबेट। सो एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट, इफ यू रिड्यूस योर अमाउंट इन फेवर ऑफ समबडी, उसको रिबेट कहते हैं। रिबेट जो है वो खरीदते बेचते समय नहीं होती है, तब तो डिस्काउंट ही होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा या कैश डिस्काउंट होगा। रिबेट कब होगी? जब सामान उधार बिका होगा, उसकी पेमेंट की वसूली हो रही होगी तब। या या मैं बताता हूँ, जैसे सुनो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने क्या करा कि किसी बिल्डिंग मटेरियल वाले से 10 बैग सीमेंट के मंगवाए, और वो 10 बैग सीमेंट के 4,100 प्लस उसने 100 रुपया 140 रुपए जोड़ दिया, 4240 को बिल बना दिया। मैंने कहा भाई मैं पेमेंट आपको ना कल दूंगा। लेकिन मैं जब उसके ऑफिस में पेमेंट देने के लिए गया, मैंने कहा भाई साहब ये लो पेमेंट। अब क्या हुआ? क्या वो मना कर देगा? क्या वो मना करेगा? मर्जी है ना, छोड़ दिया उसने तो छोड़ दिया, ना छोड़ा तो रिबेट में आपकी मर्जी चलती है। किसकी? जो पेमेंट रिसीव कर उसकी मर्जी चलती है, वो डिलिबरेट होता है, मर्जी चलती है, ठीक है। और डिस्काउंट तो आपको क्या करना पड़ता है? एज पर मार्केट ट्रेंड, मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से करना पड़ता है। नहीं तो देखा ना, जब एंड ऑफ सीजन या एंड ऑफ रीजन सेल चल रही है तो देखा ना हर दुकानदार क्या कर रहा होता है, 10% 20% डिस्काउंट चला रहा होता है, ठीक है। और मेरी बात समझना, किसी शोरूम में गए आप और आपने देखा एक जगह पे लिखा था फ्रेश अराइवल्स, उस पर 1% डिस्काउंट नहीं दे रहे होते हैं, लोग खरीद भी नहीं रहे होते हैं। नहीं खरीदता कोई। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर आपकी मजबूरी उन्हें बेचना। डिस्काउंट एक विश्व सर्कल होता है। बोलिए। और डिस्काउंट हुआ, रिबेट थोड़ी हुआ। रिबेट तब हुआ, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुमने कहा ऑटो वाले भैया मैं तुम्हें पैसे 50 रुपए कल दूंगी, और अगले दिन तुम बोलते जाके मेरे पास 40 रुपए ही है, वो रिबेट कहलाएगा। एट द मोमेंट नहीं होता रिबेट, रिबेट कुछ एट द मोमेंट तो डिस्काउंट होता है। परचेज सेल करते समय जो छूट दी थी उसे डिस्काउंट बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ऑटो वाले को बोला भैया मेरा घर जानते हो? उसने कहा हाँ मैडम जानता हूँ, भैया कल दे दूंगी पैसे तुम्हें मैं। तुम चलिए आई, वो अपने घर चला गया। अगले दिन फिर आता आपको लेने के लिए, कह रहे भैया ये आपके कल के पैसे हैं, लेकिन मेरे पास 40 रुपए ही हैं, प्लीज मैं मुझे कुछ और किताब विताब खरीदनी है। कह रहे चलो मैम कोई बात नहीं, दैट इज रिबेट। लेकिन अगर तुमने उसी समय सेटल कर दिया तो समझ लो कैश डिस्काउंट हो गया, है ना, या ट्रेड, कुछ भी कह सकते हैं उसको। पर वो स्पॉन्टेनियसली होता है, ट्रांजेक्शन करते समय होता है, और ये पेमेंट करते समय होता है, इसलिए रिबेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यू कैन रीड द लाइंस। देखिए भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत जेनरिक चीजें बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक चीजें आपको नोट से पढ़नी पड़ेंगी। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव द नोट्स विद यू। कोई ऐसा तो नहीं जिसके हार्ड कॉपी नहीं है? यू हैव द हार्ड कॉपी विद यू? यू हैव? यू हैव? ठीक है। ओह अब आते हैं बैड डेट्स पर। जैसे कि नाम, डेट किसको बोलते हैं भाई? डेट कर्जा, है ना, कर्जा। और अगर रिकवर हो गया तो गुड डेट्स, ना रिकवर हुआ तो
बैड डेट्स, उसे बैड डेट बोलते हैं, ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड, वो हिज फादर वाज अ रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय, रिटायर्ड सोल्जर, और उनकी गांधीनगर में प्रॉपर्टी वगैरह थी, और वो ट्रांसपोर्टर होते ना जैसे, उनको इंटरेस्ट पे पैसा दिया करते थे, ठीक है जी। तो एक ट्रांसपोर्टर को उन्होंने करीब करीब 10 लाख रुपए दे रखा था। ये बात होगी करीब करीब 2007-8 के करीब की बात होगी। तो माय फ्रेंड, अच्छा उसके फादर सडनली डाइड, अब पैसा रिकवर करने चला था। तो पहले तो बोलता दूंगा दूंगा, जब बहुत अति हो गई उसने कहा भाई चलते हैं जरा, मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो वो कहता मैं एक पैसा नहीं देने का, चाहे तू मुझे गोली मार दे, नहीं दूंगा मैं। सुन तो ले मेरी बात। उसने कहा कह रहा पैसा दूंगा मैं तेरे पापा को। कह रहा मेरे पापा तो ऊपर हैं, तो आपको भी ऊपर जाना पड़ा पैसे देने के लिए। कह रहा तू चाहे गोली मार दे, मैं नहीं दूंगा एक पैसा, करना है मैं, देना नहीं, तू जो करना कर ले, अब कर लो। है अरे भैया कौन सी डेट स्लिप, नहीं नहीं बनाते लोग डेट स्लिप। जब बहुत ज्यादा विश्वास होता है नहीं डेट स्लिप में काम चलता है, सिर्फ फोन कॉल भी हो जाता है। नहीं करनी चाहिए ना, नहीं करनी चाहिए, बट देर आर सर्टेन बिजनेस रिलेशनशिप, वहां आप ओरल ओरल, और अगर आप करते हो तो आपको ऐसा लगता है सामने वाला बुरा मान जाए, हमारे रिलेशन खराब हो जाए, यू नो, सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस। इसलिए आदमी क्या करते हैं, इसलिए तो फंसते हैं। कितने सारे ट्रेडर ऐसे जो सुसाइड कर लेते हैं बेचारे, क्योंकि दे आर इन द डेट ट्रैप। ट्रस्ट भी चलता है, और ट्रस्ट तो तोड़ने वाले लोग बहुत होते हैं। तो अब जो आदमी सामने वाले को पहचान ले, समझ लो वही सक्सेसफुल है। लेट्स कम टू द पॉइंट। सो समझ में आया बैड डेट किसे कहते हैं। अच्छा, अब आपको एक टर्म और दिखेगी, बैड डेट रिकवर्ड, शायद दिख रही होगी कहीं पर या नहीं दिख रही होगी, है कहीं पूरी लाइन में दिख रही है, नहीं दिख रही, मैं फिर भी बता देता हूँ, वो दिख जाएगी कभी, बैड डेट रिकवर्ड। इसका एक बड़ा क्लासिक सा एग्जांपल है बैड डेट रिकवर्ड का, किसी ने सुना है? रुक जाना यार, चितरंजन दास जी का नाम सुना है किसी ने? चितरंजन दास, हाँ, चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री है, ट्रेन बनती है वहां पर, ट्रेन के डिब्बे बोगियां बनती हैं। चितरंजन, ये चितरंजन दास कौन थे? हैं? हाँ क्या था? फिकी फिकी, हाँ हाँ। अच्छा, बेसिकली क्या थे, सुनो सुनो थोड़ा सा और मैं उसको इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। चितरंजन दास जो थे, ये एक काफी बड़े मशहूर एडवोकेट हुआ करते थे, और मतलब फ्रीडम फाइटर थे, सब कुछ थे। तो हुआ क्या कि इनके फादर ना इंसॉल्वेंट हुए। इंसॉल्वेंट मतलब नॉट इन अ पोजीशन टू पे ऑफ डेट। अब मान लो कोई आपका डेटर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, खत्म, बैड डेट खत्म हो गया। मैंने बताया था ना कि मारवाड़ी लोग जितना ज्यादा इंसॉल्वेंट उतने ज्यादा अमीर होते थे, एनीवे दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अब क्या हुआ कि चितरंजन दास के फादर हो गए इंसॉल्वेंट, तो इन्हें बड़ा बुरा लगा। फिर उन्होंने पैसे वैसे कमाए, करीब करीब 10-12 साल बाद जब इनकी कंडीशन अच्छी हो गई, तो ये हर उस बंदे के घर में गए जिससे उन्होंने फादर ने उधार लिए थे, उनके पूरे पूरे पैसे वापस करके आए। तो सपोज तुम्हें ऐसे कोई चितरंजन दास मिल गया जिसने आपसे उधारी ली थी, और वो इंसॉल्वेंट हो गया, और उसका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था, और वो आपको कहता है कि सर जी मैंने आप 5 लाख रुपए मारे थे, ये लीजिए 5 लाख, कर ठीक है। तो अश्विन मेहता की वाइफ के लिए वो बेड डेट हो गए थे ना, जो पैसा गया था, और बाद में पैसा मिल गया, तो क्या बोलते हैं, बेड डेट रिकवर्ड बोलते हैं। ठीक है, बेड डेट मतलब डेट विच इज संक, डूब गया। रिकवर मतलब रिकवर, वो बेड डेट का भी रिकवर, बेड डेट हुआ तो उसे रिकवर कर दिया। आती है टर्म अकाउंटिंग के अंदर। थोड़ा और आगे चलते हैं जरा, लेट्स मूव फर्दर। रिवेट हो गया, बेड डेट्स हो गया, चल देते हैं आगे 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 चलते हैं। बैलेंस शीट शायद आपको मालूम होगा, अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसकी राइट हैंड साइड क्या शो करती है आपको, एसेट्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या शो करती है, लायबिलिटी। लेकिन जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, नहीं ऊपर से निकल रहा है, नहीं निकलेगा, तुम देखना इतना आसान है, इतना ज्यादा आसान है, वो नहीं निकलेगा, डोंट वरी। बुक वैल्यू किसे कहते हैं भाई? द वैल्यू एट विच एनी एसेट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे मान लो आपने कोई प्लॉट खरीदा था डिफेंस कॉलोनी में अपनी फैक्ट्री के किसी एक्सटेंशन के लिए, जब वो खरीदा था तब वो 20 लाख रुपए का था, और आज वो प्लॉट 20 लाख का ही दिख रहा है, जबकि मार्केट में वैल्यू उसकी 4 करोड़ हो चुकी है। तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 करोड़, बट व्हाट इज द बुक वैल्यू? 20 लाख। तो तुम बोलो ऐसा क्यों करते हैं? अगला चैप्टर है ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वहां उसका जवाब मिलेगा आपको, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। क्या कहता है? हाँ, रिकॉर्ड एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट। लेके चलेंगे आगे, चलो।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसे कहते हैं? वेयर बुक्स ऑफ वेयर ट्रांजेक्शंस इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। कैश बुक, ठीक है, कैश बुक, बैंक बुक हो गया। कैश बुक के अंदर कैश और बैंक दोनों कॉलम होते हैं। फिर उसके बाद आपको याद है ना सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, परचेज सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी, जनरल प्रॉपर, लेजर, ये सब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको पिछली क्लास में, याद है? नहीं बेटा, पिछली क्लास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझाया था, लेजर नहीं, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ वो वही तो है ये। लेकिन ये आपको थियोरेटिकली दे रखा, मैंने प्रैक्टिकली बताया था। क्या था ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड। हाँ, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे कहते हैं? अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी, उसकी रिकॉर्डिंग देखी होगी, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग गुड्स या कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स माइनस अनसोल्ड, क्या कह रहा था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह रहा था। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग रहेंगी आपके पास, आप देखते ना, रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ शायद यूट्यूब वाली, नहीं देखते? हाँ, फिर भी मान लो जैसे कई कई बार क्या होगा कि जब हम जनरल एंट्री या कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो ग्रुप पे रिकॉर्डिंग रहता है, उसको आप देख सकते हैं उसको कभी भी। पहले मैं क्या करता था, जूम का लिंक भेजा करता था, लेकिन वो बहुत कम्बरसम हो जाता था, खुले ना खुले, यूट्यूब वाले में तो चला जाता है। यू कैन इजीली एक्सेस, अपना ग्रुप स्क्रॉल करा, क्लिक करा एंड यू हैव सीन दैट, फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लिया, जो पॉइंट उसको देख लिया। हाँ, डाल तो रखा है, वो यूट्यूब लिंक ही तो होता है जो क्लास ग्रुप में आता है। हाँ, क्लिक, हाँ उसीलिए, ताकि ये कन्वीन, ये मैंने डालना शुरू करा अपने स्कूल के बच्चों के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ठीक है चलो। अब आती है आपके पास टर्म डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है? हमारे देश में बही खाता बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, बही खाता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बही खाता बोलते हैं, बही खाता बोलते हैं उसको, ठीक है? एक बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज सिस्टम था जो धीरे धीरे खत्म हो गया। सोचो, हमारे देश का जो ट्रेड था मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, यूरोप, वो वाइकिंग्स, पता नहीं कहाँ कहाँ तक चलता था हमारा। और तो हिसाब किताब भी तो लिखा जाता होगा। हमारे जो सेठ होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनके जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिन्हें हुंडी बोलते थे, हुंडी सुना हो आप लोगों ने? हुंडी वो चलती थी, बिजनेस स्टडीज में, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में पढ़ा होगा, वो चलती थी। तो कैसे हो सकता है कि हमारे देश का जब ट्रेड इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करके पता नहीं कहाँ का चलता होगा, तो हिसाब किताब भी तो चलते होंगे पूरे। और हमारे जो लोग थे, सेठ होते थे, उनके जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते थे, वो मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह चलते थे, मतलब उनके बेस पे लोग कर्जा ले सकते थे, उधार ले सकते थे। शायद मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट फैमिली जो है रॉचेस्टर फैमिली है, देखा था किसी ने पढ़ के? अच्छा अच्छा, मैं कभी एक बार, कभी मैं डिटेल में बताऊंगा। ये जो, अच्छा, वर्ल्ड की जो बैंकिंग सिस्टम है, वर्ल्ड का जो बैंकिंग सिस्टम है, उस पर कौन है, किसका कब्जा है, बताइए जरा। वर्ल्ड बैंक तो मजाक है यार, जूस। हाँ, ये जो क्रूज शिप्स होते हैं, इन पे किसका कब्जा है? ठीक है, और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन ब्रीड जो है वो जूस है। हाँ, क्यों, इसे पसंद नहीं है बात पीछे वाले को? कहने का सबसे सुपीरियर ह्यूमन बीइंग, आई एम सिटिंग इन योर क्लास मैन, व्हाट आर यू सेइंग? तो स्केल क्यों तोड़ दिया? ठीक है चलो, कंट्रोल योर एक्शन बेटा, दिल तोड़ देगा किसी का तो पता नहीं चलेगा तुझे तो। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। सो लुकास पेसियोली इटली का 1494 में उसने एक किताब लिखी थी, और उसको तक उस किताब में उसने कुछ टर्म यूज करी थी, डिबायर, और डिप्स का मतलब था टू ओ, और उसको उसको बोलते हैं कि हम लोग डी आर शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसकी तरह से उसने क्या था, क्रेडिटर, मतलब टू अनट्रस्ट, और उसकी जगह उसने शब्द यूज करा क्रेडिट। अब आप बोलेंगे यार सर, अगर हम डॉक्टर लिखते हैं डॉक्टर, तो उसकी जगह लिखते हैं डी आर, ऐसी तो लिखते हैं ना, और यहाँ आप बोल रहे हो क्या, डी बी, डेबेरे, और इसकी जगह आप डी आर लगा रहे हो, ठीक है? लेकिन इसकी जगह पर हम एक और टर्म डेबिटियर शब्द यूज हुआ करता था इसकी जगह पे, उससे डीआर बना है। क्रेडी क्या लिखा है देखो वहां पर, वो नहीं नहीं, सीआर नहीं,
क्रेडियर, क्रेडियर, तो क्रेडिटियर ऐसे करके टर्म होती थी, इसलिए सीआर करके यूज होता है। मतलब डेबिट क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म वहां से निकल कर आया है, डेबेरे से, क्रेडेरे से नहीं निकल कर आया। ठीक है, और ये लुकास पेसियोली जो था इटली का, ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। उसी के हिसाब से चीजें बदलनी शुरू हुई, बढ़ती शुरू हुई। और आपने देखा को ना, कॉलोनियलिज्म था, तो ये इटालियन हो गए, फ्रेंच हो गए, इंग्लिशमैन हो गए, ये सब हो गए, एंड दे हैव अ क्लोज ट्रेड टाइप्स। तो जो चीज चलती है और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जैसे देखा ना अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर आपका अकाउंटिंग का जीएसटी वगैरह सब कुछ हिसाब को बड़ा पॉपुलर, जल्दी चला जाता है, बिकता है वो खूब अच्छे से, यू कैन यूज दैट। तो ऐसे ही कोई सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अगर पॉपुलर हो गया, और उस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से क्या पता चला कि इससे हमारा अकाउंट हिसाब किताब सिस्टमेटिक चल रहा है, तो पीपल एक्सेप्टेड दैट। और फिर जैसे 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 क्या हुआ कि जैसे जैसे इन्होंने कॉलोनियल लोगों को इकट्ठा करना या उनके ऊपर रूल करना शुरू करा गया, तो जो राजा जिस मेथड से हिसाब किताब लिखता है उस हिसाब से भी चलता है। इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल होता है, बिफोर ब्रिटिश राज इन इंडिया, इंडियन पीपल नेवर टेस्टेड टी। नहीं, उन्हें पता ही नहीं था। कहते ना हिंदुस्तान में दूध और दही की नदियां बहती थी, तो किसी के घर भी जाते थे, आपको दूध दही लस्सी, पंजाब में अभी भी होता है, ऐसा मिलता था, लेकिन यहाँ नहीं होता था। तो सोचिए कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने हमें एडिक्टिव बनाया चाय का। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ ना, इसकी पूरी देखते हैं। ये क्या करते थे, आपने देखा होगा ना, रूलर राजा जो है, राजा जिस तरह के तौर तरीके फॉलो करेगा, उसी तरह के तौर तरीके कौन फॉलो करता था? प्रजा फॉलो करती थी। हाँ, मैं उसकी बता रहा हूँ ना कहानी की शुरुआत कैसी हुई। मैं उससे, तुम्हें तो ये मालूम है कि इंडिया में टी के बागान थे, ब्रिटिश लोगों ने तो लगाए थे। अब बागान तो लग गए, चाय पिएगा कौन? यहाँ तो लोग दूध दही लस्सी पीते थे, कैसे पिएगा कोई? तो उन्होंने क्या कर दिया, ये जो अंग्रेजों के पिट्ठू होते थे, राय साहब, खान बहादुर, राय बहादुर, ये लोग जो होते थे, इन लोगों को अपने यहाँ इन्वाइट करना शुरू करा, एंड दे ऑफर्ड देम टी। अब वो पी तो लेते थे, कुल्ला करने का मन करता, लेकिन अंग्रेजों के डर से करते नहीं थे। और जब वो चाय पी के आते थे, तो वो अपने यहाँ पार्टी रखते थे, अब और वहां लोगों को चाय पिलाते थे। ठीक है जी, लेकिन इससे भी काम नहीं चला। फिर क्या करा इन्होंने, आपने पहले पुराने जमाने में क्या, कभी कभी अमिताभ बच्चन की फिल्म देखना, दीवार। ठीक है, अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार, दीवार दीवार फिल्म, दीवार जंजीर अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, हिट फिल्म है। उसमें फिल्म में दिखाता है कि क्या होता था, कि पहले जो मिट्टी का तेल होता था ना, केरोसिन ऑयल, वो राशन की दुकानों में बिकता था, फ्यूल के रूप में, चूल्हा जलाने के लिए स्टोव होते थे ना पहले जमाने में, केरोसिन ऑयल चलता था। तो केरोसिन ऑयल की डिलीवरी छोटे छोटे टैंकर होते ना, उनमें होती थी। एक आदमी टैंकर खींच के ले आता था और एक आदमी उसको बेचता था। ऐसे छोटे छोटे टैंकर्स ब्रिटिश लोगों ने बनाए, उनमें चाय बनाई और गली मोहल्लों में फ्री में देना शुरू कर दिया, पियो 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 पियो। लोगों ने पीना फ्री में, तो हिंदुस्तानी कुछ भी कर ले, पिया, एक बार पिया, दो बार पिया, तीन बार पिया। ऐसे ही करते थे। फिर तो, अरे भैया केएफसी जो बनाता है यहाँ पर, वो क्या है, चिल्ली बकेट, अंग्रेजों का चले ना वो। हाँ, एक रशियन बोलता है, या मतलब फिरंगी बंदा बोलता है कि इंडियन फूड इज वेरी स्पाई एंड यू विल रियलाइज दैट ओनली इन द मॉर्निंग। नहीं, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आई। अबे उससे ज्यादा हमारा होता है, क्या बात कर रहा है? मैक्सिम तो कुछ भी नहीं है। अरे भाई, तो हम बोल रहे थे किसका, कि अब जो तरीका कॉलोनियल रूलर्स ने फॉलो किया, वो तरीका सक्सेसफुल होता चला गया। ब्रिटिश लोगों ने फॉलो किया, तो फिर अमेरिकन लोगों के पास भी चला गया और ग्लोबली ये फैल गया। तो जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, लुकास पेसियोली भाई साहब की दी हुई है, और कितना साल पुरानी, 700 साल पुरानी नहीं है, मतलब 500 साल पुरानी समझ लीजिए आप, इतना साल पुरानी है सिर्फ। अदरवाइज एंशियंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं ना, जिसका मजाक उड़ाते हैं भर भर के, वही सिस्टम था ट्रेडिशनल। यार वो तो हर जगह का, जहां पैसा, स्वर्ण मुद्रा, हिसाब किताब होगा तो होगा ही। तो मैं कह तो रहा हूँ, हमारे देश के सिस्टम जो होते थे, ट्रेड सिस्टम, जो बहुत बहुत ज्यादा एडवांस और काफी बढ़िया हुआ करते थे। मैं जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, सिंगल एंट्री सिस्टम, आपको पूरे हिस्टोरिकल एनेक्डोट दूंगा। अबे अकबर तो बच्चा था यार, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अकबर तो कुछ भी नहीं था, उससे पहले, बहुत पहले हमारे पास जो ट्रेड सिस्टम होता था, काफी अक्रॉस द सी ग्लोब। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एंटिटी किसे कहते हैं? एन इकोनॉमिक यूनिट। सो बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है, एज कंपेयर टू द ओनर।
बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर सेपरेट एंटिटीज। याद है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का? नहीं, वो भी ऐसे निकला। हाँ, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टिस्को हो गया, कोई भी एक कंपनी है वो एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है अदर देन इट्स ओनर्स। ठीक है, अकाउंटिंग एंटिटी बोलते हैं उसको। एंट्री किसे बोलते हैं भाई, बताइए जरा, व्हाट इज एंट्री? एंट्री, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग उसको एंट्री कहते हैं। सॉल्वेंट किसे कहते हैं बताइए? हमने अस्मित को उठाया और रात भर किसी पानी के ड्रम में रख दिया, यहां तक, सुबह गायब हो गया तो सॉल्वेंट है? नहीं हुआ तो इंसॉल्वेंट। नहीं, अच्छा वो साइंस में था। तो सॉल्वेंट किसे बोलेंगे गौरी, बता? हाँ, अगर इफ यू आर इन अ पोजीशन टू पे ऑफ योर डेट्स ऑन टाइम, यू आर सॉल्वेंट, इफ यू आर नॉट, यू आर इंसॉल्वेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा समझिए जरा, मैं एक और मजेदार चीज दिखा रहा हूं आपको, सुनो 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 सुनो, देखो देखो, आपने देखा होगा ना एस के, अच्छा देखो, जैसे क्या है, किसी का भाई है, दूसरा भाई भाई किसी का, यू हैव, तुम अकेले हो, भाई किसका है तुम्हारा? क्या नाम, नाम बताओ। प्रतीक, तुम्हारा नाम? नैतिक। ठीक है, तो नैतिक एंड, इसका क्या मतलब है? हाँ, ब्रो, ब्रो कोड, ब्रोस। हाँ यही है ब्रदर्स, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, नैतिक एंड ब्रदर्स। ठीक है, अब जरा सुनना, देखना मतलब, महेंद्र महेंद्र की कहानी अलग है। हाँ, नैतिक और उसके, हाँ बच्चे। ठीक है, बहुत पहले मतलब करीब 3-4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, यही सेक्टर 44 की तरफ मैं जा रहा था, मैंने एक गाड़ी के पीछे देखा था नैतिक एंड डॉटर्स लिखा हुआ। अबे नालायक आदमी, मान ली नहीं, ये ले यार, हट जा, फट फट, घटा। शर्मा एंड डॉटर्स करके लिखा हुआ था उसने, लोग शर्मा एंड ब्रदर्स लिखते हैं ना, ये शर्मा ब्रदर्स, उसने शर्मा डॉटर्स ऐसे करके लिखा हुआ था। मतलब मैंने पहली बार जिंदगी में देखा था कि किसी ने अपना बिजनेस अपने बेटे के नाम पे, लिटरली पीछे बोर्ड बना हुआ था वैसा करके। ठीक है, अच्छा जी, ये लिखा क्या, ये देखिए, नैतिक एंड सन्स, नैतिक क्या नाम है पूरा भाई? BHADAUR। अब ये क्या मतलब है प्रॉप? प्रोपराइटर, प्रोपराइटर इसका मतलब तो, कभी देखा ना बोर्ड पे, मैं जब छोटा था हमेशा मुझे क्या प्रॉप लिखते होते हैं ये, कैसे, क्या मतलब, ब्रोज क्या होता होगा? मैं सन्स तो समझ में बाद में आ गया था, अकल आ गई थी अंग्रेजी पढ़ने के बाद, लेकिन प्रॉप मतलब प्रोपराइटर्स होते हैं। प्रोप मतलब है तो नैतिक एंड सन्स, मालिक कौन है? पप्पा। मालिक कौन है? पापा जी। ये कैसा आदमी है यार, ये तो ये लिख देगा नैतिक एंड वाइव्स। ओ भाई साहब, है मतलब ये लिखो है, क्या क्या लिखा है? ये तो रिकॉर्डिंग में जा रहा है यार, गलत बात हो गई, ऐसे थोड़ी लिखेगा नैतिक एंड वाइव्स। अच्छा ठीक है, चल बेटा पापा से बात करते हैं तुम्हारे, मैंने फिर कहा था तुम्हें अंडे से निकले हुए चूजे हो अभी। अच्छा अच्छा, कुछ और इमेजिन कर ले बेटा, 11th 12th पास करने का CUT का एग्जाम, उसे भी इमेजिन कर ले। अच्छा, बॉटम से, बॉटम से, बॉटम से, बॉटम से। अच्छा चलो, अबे रियलिटी में भी करो। तो ये जो प्रॉप है ना, प्रॉप, इसे प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रदर्स ब्रॉज होता है, एंड सन्स, मेहरा सन्स, मेहरा सन्स है वो, श्री राम एंड सन्स। क्या चीज? व्हाट इज दैट? कातिलाना एंड सन्स, व्हाट इज दैट? कपूर एंड सन्स, कपूर एंड सन्स। ठीक है, चलो, एकता कपूर क्या लिखेगी भाई, एकता कपूर, कपूरन। एकता कपूर कपूर एंड सन्स कैसे लिखेगी? एकता कपूर सीरियल बनाते सास बहू के, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो क्या लिखेगी अपने, बालाजी, बालाजी टेलीफिल्म से उसका नाम। ठीक,
अरे ये तो ट्रेडिशनल चल रहा है, लोग लिख लेते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन कोशिश करो कि सन्स लिख रहे हो तो हो, कोई ना कोई तो हो, है ना? ऐसी मजाक में जब हवा बहने लिखो, क्या नाम है तुम्हारा? अस्मित एंड सन्स। पापा कहेंगे बेटा कब, कहाँ से? ऐसा नहीं करेंगे, मतलब नाम को जस्टिफाई करो यार, पहले हो जाए फिर लिखो, वरना अस्मित एंटरप्राइजेस बढ़िया नाम है, वो लिखिए आप, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड शब्द लगता है। सिंगापुर वाले पीटीई, प्राइवेट लिमिटेड को पीटीई लिमिटेड बोलते हैं। जर्मनी वाले एलएलपी बोलते हैं, मतलब ये अलग अलग तरह से बोलते हैं। हाँ, एलएलपी, पी फॉर पैर। हाँ, वो ये ट्रेंड है आज के देश में, मतलब आज के हमारे देश में ट्रेंड होता है, ये तुम देख लेना यार गूगल बाबा से, मुझसे मत पूछो बेटा। लिमिटेड अगर शब्द के प्राइवेट लिमिटेड है तो उसकी ओनरशिप जो होती है रेस्ट 50 तक के लोगों के पास होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। नहीं, वो भी प्राइवेट लिमिटेड होगा, और पब्लिक जिसके नाम के लिमिटेड लगता है ना, उसके तो शेयर होल्डर्स होते हैं खूब सारे, अनलिमिटेड शेयर होल्डर होते हैं। प्राइवेट वाले के शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन वो समझ लो फैमिली मेंबर्स हो गया, तुम्हारे पास, तुम्हारी सास के पास, तुम्हारी बहू के पास, तुम्हारे ननद जेठानी के पास, फैमिली अफेयर्स होता है, ऐसा करके चलता है। तो जैसे मान लिया, क्या नाम है आपका? अच्छा, अनन्या। अच्छा, हाँ, अनन्या प्राइवेट लिमिटेड, तो वो समझ लीजिए कि वो रेस्ट्रिक्टेड वाली है, और अनन्या लिमिटेड है मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हाँ, उतनी जरूरी है, 2 3 4 6 कुछ भी हो सकता है वो। एक तो फिर वो उसको 1% कंपनी बोलते हैं, फिर वो नहीं होता। नहीं बेटा, कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है 1% कंपनी का। अच्छा चलो, तुम 1% कंपनी आ ही गया, एक फिल्म आई थी अरशद वारसी की, तेरे मेरे चंद्रचूड़ सिंह और अरशद वारसी, तेरे मेरे सपने। ये फिल्म बनाई थी एबीसी लिमिटेड ने, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। दैट वाज द वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ 1% कंपनी। एक आदमी की कंपनी कैसे आज की डेट में चलती है, पता है क्यों बनाते हैं लोग 1% कंपनी? सोल प्रोप्राइटर को तो कंपनीज एक्ट में कोई बेनिफिट मिलते हैं ना, टैक्स का बेनिफिट कुछ नहीं मिलता। अब कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप इतना अच्छा कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी अच्छा कर रहे होते हैं, तो सरकार ने क्या कर दिया, 1% कंपनी का स्कोप रखा। अब 1% कंपनी अगर वो बन जाते तो उनको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो कंपनीज एक्ट 2013 में बाकी कंपनीज को मिलते हैं, वैसा करके। लेकिन उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। 12th में जब हम एक सेकंड वॉल्यूम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स, तब आएगी वो चीज वहां पर। बेटा 1% कंपनी में मालिक, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास 10% शेयर है, उसके पास 40 है, उसके पास 30 है, ऐसा हो सकता है। हाँ जी, प्रॉफिट तो बेटा शेयर होल्डिंग के बेस पे मिलता है ना। नहीं नहीं, उनके शेयर नहीं बिकते मार्केट में, उन कंपनी के शेयर बिकते नहीं मार्केट में। अच्छा बताओ, सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, सैमसंग इंडिया लिमिटेड है? देखो जरा, देखो 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 क्या है, एलजी इंडिया लिमिटेड है, एलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, देखिए जरा ऑनलाइन में, देखिए सब लोग क्या है, अभी पता चल जाएगा आपको डिफरेंस। हाँ हाँ, स्कूल थोड़ा यही है। देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन पर देखो, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा लिखा हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या हुआ फिर ये, कि पब्लिक, हाँ लिस्टेड नहीं है ये कंपनी, ठीक है, इस तरह से इनके शेयर ट्रेड नहीं हो सकते हैं। एलजी का देखिए जरा, एलजी का है ना, ऐसा। हाँ हाँ, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अपने कंटेंट पे आगे बढ़े। क्या हुआ भाई, ट्रेन में घूम के आ रहे हो, हिल रहे हो? फिर प्रोप्राइटर हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स किसको कहते हैं? जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मिलकर बनती है, ठीक है। अब एक मजेदार चीज आती है, स्टोर्स। स्टोर्स, ये टर्म ना जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं तब पता चलता है। अच्छा मुझे और ये टर्म पता है कैसे दिखती है? ऐसे दिखती है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर? बता भाई। हाँ, मतलब वो जगह जहाँ स्पेयर पार्ट स्टोर करे जाते हैं, है ना, ऐसे कुछ। बोल फिर, उसको ना पढ़ो, उसको पढ़ोगे तो तुम फिर, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन स्पॉइल्ड मी, एक बच्चे ने अपने बैग में लिखा हुआ था मेरे स्कूल के तो तुम उसको पढ़ो मत अभी, मुझे रेंडमली बताओ क्या मतलब है इसका, बोलिए।
गोदाम गोदाम टाइप का, बिल्कुल ठीक नहीं बता। वो बोली कि वो जगह जहाँ स्पेयर पार्ट रखे जाते हैं। कोई और बताए, बता बेटा क्या हो सकता है ऑनलाइन में, बताया मुझे। कैरवी क्या हो सकता है, कनिष्का बेटा, आओ समझते हैं। कभी आपने देखा होगा जब आप गाड़ी हाँ बोल बोल बोल, अरे कम ऑन। अरे मैं आपको बहुत रेंडमली जनरल एग्जांपल बताता हूँ। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता, सुनो। अरे सुनो, जब आप देखते हैं ना गाड़ी सर्विस करने के लिए जाती है, सर्विस करने के बाद धुलने के लिए आती है, धुल वुल के सब कुछ होने के बाद गाड़ी आपकी जब डिलीवरी के लिए होती है, तो एक बंदा क्या कर रहा होता है, आपकी गाड़ी में पॉलिश वॉलिश, बड़ी मेहनत से पॉलिश, शिद्दत से पॉलिश वॉलिश मार रहा होता है। और उसकी जेब में देखा क्या होता है, कॉटन के सफेद सफेद धोती टाइप की होती हैं। पहले घिसता है, पॉलिश करता है, फिर क्या होता है कि वो उस धोती वाले बिल्कुल, जो बिल्कुल सिल्क का, सिल्क में नहीं हो सकते, कॉटन का होता है धोती, उससे क्या करता है, फिर कार को चमका देता है। वो कॉटन के टुकड़े, मोबिल ऑयल, ग्रीस, ल्यूब्रिकेंट्स, इनको स्टोर्स बोलते हैं। समझे? हाँ, बिजनेस के कंजम्पशन के लिए जो आपने चीजें रख रखी होती हैं, उनको स्टोर्स बोला जाता है। बेटा एसेट्स तो हुई, बट दे हैव डिफरेंट पर्पस। एसेट्स क्या होता है, रीसेल के लिए होती है, इन्हें रीसेल थोड़ी करेंगे हम। ठीक है, अरे और सुनो, एसेट्स जो होती है हमारी क्या होती है, एसेट्स हमारी क्या होती है, प्रोडक्शन में यूज होती है। अब क्या करते हैं आप, ग्रीस मतलब क्या कहते हैं, मोबिल ऑयल पी के बंदा जाएगा ऑफिस में, आई एम रेडी। कैसे? मशीन ने प्रोडक्शन करा, मशीन में फ्रिक्शन कम करने के लिए आप ऑयलिंग करते हो, ग्रीस लगाते हो। अब अगर ग्रीस और ऑयलिंग नहीं करोगे तो सर्दियों को, बरसात के बाद साइकिल देखिए आपकी क्या हालत हो जाती है उसकी, चेन पर रस्टिंग हो जाती है, सब कुछ आता है। फिर उसमें मोबाइल ऑयल डलवाते हैं, ऐसे चेन घुमाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, करते हैं ना सारा, ऑयलिंग कहते हैं जिसकी, ऐसा करें। स्पेयर्स भी नहीं होते यार, वो स्पेयर्स भी नहीं होते हैं वो। स्पेयर पार्ट तो हो गया मशीन का कोई क्रिटिकल पार्ट है, वो स्पेयर कहलाता है, ये थोड़ी कहलाता है। ये क्या होते हैं, ये एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस फॉर नॉट रीसेल। अब स्टोर्स, ये स्पेयर पार्ट तो स्पेयर पार्ट ही होते हैं। स्टोर्स होते हैं वो कॉटन, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, मोबिल ऑयल नहीं, इनसे आपकी मशीनरी की मेंटेनेंस होती है बस। और अगर मशीनरी का कोई पार्ट फेल हो जाता है, उसको बदलते हैं हम स्पेयर से। बोलना कुछ ऑनलाइन में क्लियर है चीज ये, स्टोर्स। चलिए आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं। टर्नओवर मतलब होता है ना किसी कंपनी का एनुअल टर्न, सेल्स को कहते हैं टर्नओवर। अच्छा, लाइव स्टॉक किसे कहते हैं, कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी, मुर्गा, बत्तख, मछलियां, इन्हें आप क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक कहते हैं। कि आपने घोड़ा खरीद लिया, वो आपका लाइव स्टॉक है। परचेज हॉर्स, हॉर्स अकाउंट डेबिट थोड़ी लिखेंगे आप, लाइव स्टॉक लिखेंगे उसको आप। ठीक है, अब आइए जरा, वो जो स्टॉक था ना इन्वेंट्री वाला, उस पर जरा लंबा चौड़ा डिस्कशन है, क्योंकि ये अलग अलग किताबों में ना कंफ्यूजिंग बना के दे रखा है। हमने बताया था स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये तो समझ में आई आपको बात। इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री वो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के केस में इन्वेंट्री किसे कहते हैं। और आगे चलते हैं जरा, स्टॉक और इन्वेंट्री का डिफरेंस क्या है वो भी बताते हैं जरा। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो मालूम है आपको, आपने कपड़ा खरीद लिया, आपके पास धागा है, आपके पास बटन है, आपके पास जिप है, आप क्या करते हैं, गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस मतलब पैंट बन चुकी है, जिप नहीं लगी है, बेल्ट नहीं लगी है अभी, है ना, उसको हमने। और फिनिश गुड्स किसको बोलते हैं, जब तैयार होके रैपर होके कहाँ चला गया, सेल्स काउंटर में बिकने के लिए तैयार खड़ा है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फिनिश गुड्स बोलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे आगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए जरा। आप क्या करते हैं ये तरीका, हम बोलो, नहीं नहीं वो फॉर्मूला नहीं, वो फॉर्मूला नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए आपने क्लर्क रखे होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आपके स्कूल में ना जब सेशन क्लोज हो रहा था मार्च के महीने में, तो आपकी फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और जितनी भी कंप्यूटर लैब, सबके स्टॉक की वेरिफिकेशन होती है, पूरी लिस्ट बनती है, क्या क्या आइटम्स, और फिर पहली बिगिनिंग वाले से कंपेयर करके देखते हैं आप लोग वैसा। तो यहाँ क्या है, ascertain the value of closing inventory, a complete list of all the items in the godown warehouse together in the qualified, प्रिपेयर करी जाती है। और क्या क्या गुड्स वो इन्वेंट्री के अंदर नहीं इंक्लूड करी जाती है। सोचो, सामान बिक गया आपका,
लेकिन गोडाउन में बड़ा डिलीवरी नहीं हुई, आपका या पड़ोसी का, मतलब तुम खरीदने वाले का, किसका? तो वो तुम्हारे स्टॉक का पार्ट बनेगा? बोल भी नैतिक, मास्क पहन के आया कर बेटा, अभी खतरा टला नहीं है। मैंने कहा मास्क पहन के आया करो, ठीक है। सुनो, गुड्स जो बेच दी गई थी बट दे आर स्टिल पेंडिंग फॉर डिलीवरी, वो आपकी नहीं है, किसकी है? जिसने खरीदी है उसकी है, ठीक है जी। एक और चीज, गुड्स परचेज्ड, ठीक है, रिसीव्ड भी हो गई, लेकिन अभी आपने परचेज बुक में उनकी एंट्री नहीं करी है। तो जब तक आप एंट्री नहीं करोगे भाई, तब तक आप उसको अपनी इन्वेंट्री में थोड़ी डाल सकते हो। तो ये जब हम सीनियर क्लासेस में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसके अंदर आता है। फॉलोइंग गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, गुड्स सेंड टू द कस्टमर्स। आपने क्या करा, जैसे मैं मान लो आपने देखा ना, दुकानदार कोई नया प्रोडक्ट आता है, आपको बोलते हैं कि सर इसे ट्राई करिए। हमने कहा नहीं नहीं भाई, हमें वही वाला प्रोडक्ट दे। कहता सर ट्राई तो कर लो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आया है। हमने कहा नहीं लेना। कह रहा ऐसा करो सर, ले जाओ, यूज कर लो, अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो मुझे वापस कर देना। अब मुझे बताइए, क्या उसे हम सेल्स मानेंगे? दैट इज सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। अगर उस बंदे ने कह दिया सर मैं रख रहा हूं, तो हम उसे सेल्स मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, ठीक है, वरना नहीं मानेंगे ना। तो क्या कहलाता है, गुड्स सेंड टू कस्टमर ऑन सेल्स रिटर्न बेसिस। इसको आप अपने स्टॉक के अंदर इंक्लूड करना है, क्योंकि आपको कंफर्मेशन नहीं मिली है। गुड्स सेंड टू द एजेंट्स फॉर सेल, बट अभी भी अनसोल्ड है। आपने एजेंट को बोला, एजेंट क्या होता है पता है? जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर है, वो हर जगह तो जा नहीं सकता, झारखंड में, गुजरात में, हिमाचल में ट्रांसपोर्टर भी नहीं होते, वो मतलब होलसेलर होते हैं बेसिकली, जो आपका सामान, देखो चेन में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, फिर एजेंट होते हैं, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। सुना होगा ना, कई बोर्ड पे लिखा था होलसेल ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। ये कमीशन एजेंट क्या है? और जनरली कमीशन एजेंट मिलते हैं आपको मेटल ट्रेडिंग में। आपने क्या करा, जो क्या कहते हैं, ब्रास बनाने वाली कंपनी है और कॉपर बनाने वाली कंपनी है, उससे आपने बोला कि भाई हमें 1 लाख किलो कॉपर चाहिए, और आपके छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो कहते हैं हमें 50 किलो चाहिए, हमें 100 किलो, हमें 200 किलो चाहिए, वो कमीशन एजेंट होते हैं। हाँ, उन और बीच में कमीशन। मेटल ट्रेडिंग जो होती है ना, ऐसे तो कमाते हैं लोग, उनका सिर्फ एक ऑफिस होता है ना, वो मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उनका कंजम्पशन है। हाँ, मिडिल मैन ही तो होते हैं, ठीक है, वो वाला। It should be always kept in mind inventory to be valued at cost price, realizable market value whichever is less. ये आपने प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा था ना, कॉस्ट या मार्केट whichever is less, इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ऐसे होता है। अब इन्वेंट्री और स्टॉक के बीच में क्या फर्क है, जरा देख लें। स्टॉक refers only to the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of the accounting period, whereas inventory is a wide term which includes stock also. बड़ी टर्म है। अरे स्टॉक मतलब वो है जो या तो आपके गोडाउन में पड़ा है या आपके एजेंट के गोडाउन में पड़ा है, उसको स्टॉक बोल दिया, ठीक है। और स्टॉक से बड़ी टर्म जो है वो इन्वेंट्री है। उसमें ये तो फिनिश गुड्स की बात करी हमने, स्टॉक, भाई इन्वेंट्री में तो रॉ मटेरियल भी आ गया, सेमी फिनिश भी आ गया और फिनिश भी आ गया। तो इन्वेंट्री इज द ब्रॉडर टर्म। लेकिन मैं फिर एक बात बोल दूं आपको, 11th में तो तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। जो टीचर डेफिनेशन बोलते हैं भैया उसी को लिख के आना। फिर मुझे ब्लेम मत करना कि सर आपने पढ़ाया तो ये था, मैंने तो लेवल से ज्यादा चीजें पढ़ाई हैं आपको, बट यू हैव टू फॉलो टोटली व्हाट योर टीचर इज सेइंग इन द क्लास। अगर वो बोले डेफिनेशन ऐसे लिखनी तो वैसे लिखना। 12th में तो मैं देख, गॉट इट, ठीक है कनिष्का। सो इन दिस वे द चैप्टर इज डन, आपका चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर हमारे पास हम लेके चलेंगे जो वो होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। और बिलीव मी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर जो है वो है आपका बेस प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का। मतलब जब भी कोई चीज फंसेगी मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का रेफरेंस दूंगा, देखो बेटा हमने वहां ये पढ़ा था ना, इन दैट वे। अभी 12th में कंसेप्ट चल रहा था, तो बच्चे मुझसे बोले, तो मैंने उनको जो होता है ना मटेरियलिटी प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, उसका रेफरेंस दिया था, ऐसा करके होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।